डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी इतिहास के पाठ 3। ये जो पाठ 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो देखिए, इस पाठ के आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो मतलब पहला वीडियो आ चुका है, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को सोल्व किए हैं और आप लोग को बहुत ही बारीकी और बहुत ही बेहतर ढंग से समझाए हैं। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो इसका प्ले लिस्ट बना दी है, जिसके मदद से आप लोग क्लिक करके मैंने पहला चैप्टर के पहला वीडियो से लेके आखिरी चैप्टर के आखिरी वीडियो तक देख लीजिएगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग को इसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लेकिन साथ ही साथ आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे, ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। जिन लोगों को जल्दबाजी होगा वो आगे आगे भाग जाइएगा, लेकिन जिन लोगों को गहराई से देखना होगा वो बारीकी से और हर बात पे गौर कीजिएगा, हर बात सुना कीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को देखना होगा आंसर केवल, तो क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, भाग जाइएगा, भगा लीजिएगा वीडियो। जिन लोगों को डिटेल से देखना है वो शांति से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे। गुरु के हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 21 नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो 21 नंबर देखिए, प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ था, तो सबसे पहले वियतनाम जब आजाद हुआ तभी तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना होगा, कब, जब आजाद हुआ तब। आजाद हुआ था आप लोग को 1945 में, तो इसलिए उसी समय वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य का भी स्थापना हुआ था। इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वियतनाम। अब वियतनाम में जान रहे हैं आप लोग, वियतनाम पे चीन का प्रभाव था, मैंने चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम में भी राजनीतिक पार्टी के तौर पे 3 भागों में बांट दिया गया था, अनाम, तोंकिन और कोचिन चीन। अनाम, तोंकिन और कोचिन चीन। चलिए, तो आप लोग को वियतनाम के बारे में कुछ जानकारी मिल गया था। 21 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया है आप लोग को, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए, फ्रेंच इंडो चाइना, यहाँ पे देखिए फ्रेंच इंडो चाइना है, फ्रेंच ले मतलब फ्रांस, इंडो ले मतलब इंडिया, चाइना। तो फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1887 में। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 22 का आंसर आप लोग को डी हो गया। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंच इंडो चाइना। चित्र की मदद से, फोटो की मदद से आप लोगों को कुछ सुझाव या उस टाइप के दिया गया है, जिससे आप लोगों को कुछ जानकारियां मिल सकती है। तो आप लोग को जो फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1887, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 22 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अब हम 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो आप लोग को कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। जो कंबोडिया है फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था, तो वो किस वर्ष बना था। तो देखिए, कंबोडिया जो है ये देखिए, ये देखिए आप लोग को लायोस है, ये कंबोडिया है, ये तोंकिन है, ये अनाम है, ये कोचिन चीन है। नीचे में कोचिन चीन देखिए, ये कोचिन चीन, कंबोडिया, अनाम, तोंकिन और लायोस। यहाँ 5 क्षेत्रों को मिला के, ऐसे तो 3 ही क्षेत्र था, एगो इसको पूरा को वियतनाम कहा जाता था, इसको लायोस और कंबोडिया, तीनों को मिला के हिंद चीन कहा जाता था। क्या, हिंद चीन। लेकिन आप लोगों को वियतनाम में 3 भाग कर दिया गया, तोंकिन, अनाम और कोचिन चीन, और इसके साथ लायोस और कंबोडिया का तो है ही है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को 5 क्षेत्र हो गया, 5 को मिला के इसको हिंद चीन कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कह रहा है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था ये 1863 में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1863 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1863, यानी 23 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स जान लेते हैं आप लोग को। फ्रांस ने, ध्यान दीजिए, फ्रांस ने सैन्य बल पर, सैन्य बल मतलब सेना के सहायता से या सेना के मदद से या सेना के बल पर, सैन्य बल पे 1862 में अनाम को संधि के लिए बाध्य किया। कौन, फ्रांस। तो अनाम मेरे साथ संधि कर ले, मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे साथ मिल जाए। कब किया, 1862 में ये किया, ठीक ना। संधि, संधि के लिए मैंने बाध्य किया, मजबूर किया। 1863 में कंबोडिया भी फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया।
और फ्रांस के संरक्षित राज्य माने फ्रांस वहाँ का मालिक बन गया, पूरे हिंद चीन का मालिक फ्रांस बन गया था, तो फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। 1873 में फ्रांस ने तोंकिन के कुछ भागों पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1884 में फ्रांस ने अनाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। तो इस तरह से आप लोग को जो था किसको बनाया था, तो यहाँ पे दिया गया कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना, कंबोडिया का है, तो कंबोडिया का है, तो यहाँ कंबोडिया देखिए कब है, तो 1863 में कंबोडिया भी फ्रांस का संरक्षित राज्य बना। कब बना था, 1863 में। तो आप लोग को इसी में आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पे 1862 में अनाम बना था, 1863 में कंबोडिया बना था, और 1873 में आप लोग को तोंकिन बन गया था, ठीक ना। 1884 में आप लोग को अनाम बन गया था। हर चीज क्या मैंने चारों के चारों जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। तो ये चारों का समय दिया गया है, हालांकि ये एग्जाम में आप लोग को पूछेगा नहीं। तो कंबोडिया किस राज्य मैंने किस कंबोडिया जो है फ्रांस का किस, ओहो यहाँ पे देखिए कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो ये बना था 1863 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 23 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर जो दिया गया है आप लोग को, जिनेवा समझौता कब हुआ था। देखिए जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता का मतलब जनेऊ मत समझ लीजिए, ये जनेऊ है, यहाँ पे जिनेवा समझौता हुआ था। जनेऊ आप लोग को समझ रहे होंगे, लेकिन जनेऊ नहीं समझना है, जिनेवा समझौता देखना है। तो यहाँ पे देखिए जिनेवा समझौता जानने से पहले ये सब बात हम लोग जानेंगे, तब हम लोग बता देंगे कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता तो आप लोग को एकदम छोटी सी है, जान के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसको डिटेल्स जानिए, जिनेवा समझौता क्या है, क्यों हुआ था, किसके साथ हुआ था, क्या होना था उसमें। तो देखिए अमेरिका द्वारा जिनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया। जब दो देश के बीच में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका द्वारा जिनेवा समझौता किया गया। तो ये समझौता है जिसके अनुसार जब दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कोई सैनिक या नागरिक यदि सीमा पार यानी दुश्मन के देश में सीमा तक पहुंच जाए, मैंने कहने को तो मान लीजिए कोई देश दो देश युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो मान लीजिए कोई सैनिक है या कोई नागरिक है अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है ना, तो पहुंच जाता है, सीमा में पहुंच जाता है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाएगा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा, और उस सैनिक को प्रिजनर ऑफ वार भी कहा जाता है। प्रिजनर ऑफ वार भी कहा जाता है उस सैनिक को। इस कानून के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं। इस कानून के जो कानून है कौन, जिनेवा समझौता, तो ये समझौता में कोई नियम बनाया गया, तो नियम में एक कानून बनाया गया, मैंने नियम बनाए गए जिनमें यह कहा गया कि दुश्मन देश के द्वारा उन सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमारा सैनिक है, हम किसी से युद्ध लड़ रहे हैं, उन लोग के देश में हमारा सैनिक किसी गलती से या किसी भी हालात में पहुंच गए, भाग के चला गया या कैसे भी गया, तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए इस समझौता या इस नियम में है। कौन से नियम में है, तो प्रिजनर ऑफ वार में, प्रिजनर ऑफ वार में ये जिनेवा समझौता हो रहा था, उसी समय प्रिजनर ऑफ वार में रखने के लिए कहा गया था, कहा जाता है ना उन सैनिकों को जो मतलब एक देश से युद्ध के दौरान दूसरे देश में चला गया, तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए एवं सैनिक को उसके देश में वापस कैसे भेजना चाहिए, इसके प्रमुख 4 चरण में इस प्रकार है। और मान लीजिए उस सैनिक को पकड़ लिए, अब सैनिक को वापस भेजना है, तो सैनिक को वापस भेजने के लिए भी कुछ नियम होता है, कैसे वापस भेजना है, तो 4 चरण है, माने चरण वाइज है ये नियम। देखते हैं, तो प्रथम चरण में प्रथम चरण 1864 में जिनेवा कन्वेंशन स्टार्ट होता है। देखिए अब यहाँ पे 1864 में प्रथम चरण चला, तो प्रथम चरण देखिए पहला जिनेवा कन्वेंशन सम्मेलन 22 अगस्त 1864 को हुआ। अच्छा ठीक है, ये सम्मेलन हुआ, इसमें 4 प्रमुख संधि व 3 प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया। 4 गो संधि किया गया और 3 गो प्रोटोकॉल माने कोई नियम पारित किया गया, निकाला गया। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना था, मतलब जो अगर सैनिक घायल हो गया युद्ध के दौरान या बीमार है तो उन लोगों को क्या करना है, सुरक्षा करना है। अच्छा इसके अलावा इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं धार्मिक लोगों एवं चिकित्सा परिवहन की सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई। मान लीजिए युद्ध करे 2 देश, ठीक है, लेकिन अगर कोई धार्मिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, चिकित्सा है, डॉक्टर है, या कुछ मतलब कुछ मान लीजिए सेवा पहुंचाने वाला कोई कर्मी है, चिकित्सा कर्मी, तो इन सबको नहीं मारा जाए युद्ध में, ये सब माने नियम और प्रोटोकॉल लागू किया गया, ठीक ना। ये पहला चरण हुआ था, पहला चरण। अब दूसरा चरण देखते हैं, तो देखिए दूसरा चरण, तो दूसरा चरण जो हुआ था ये हुआ था 1906 में। तो दूसरा चरण 1906 का जिनेवा कन्वेंशन, तो जिनेवा समझौता या जिनेवा कन्वेंशन हुआ था 1906 में भी, मतलब हुआ नहीं था,
बस जिनेवा कन्वेंशन मैंने दूसरा चरण था, ठीक ना। इसमें समुद्री युद्ध और उससे जुड़े प्रावधान को शामिल किया गया। मान लीजिए दो देश है, देश में है तो समुद्री युद्ध भी होता है, तो समुद्री युद्ध को लेकर कुछ बात इसमें शामिल किया गया, कुछ बात इसमें लिखा गया, ठीक ना। अच्छा, इसमें समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत वाले सैन्य कर्मियों की रक्षा और उनके अधिकारों की बात की गई। मैंने जो वैसे मान लीजिए कोई सैनिक है, घायल हो गया, बीमार हो गया, तो उन लोगों को, सैन्य कर्मी को रक्षा करने के उनका अधिकार ये मिला है दूसरा चरण में, ठीक ना। अब तीसरा चरण है, चारों चरण है, तीसरा चरण देखिए, यह युद्ध के कैदियों यानी युद्ध बंदियों पे लागू हुआ है, जिन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। देखिए जो कैदी है या मान लीजिए जो सैनिक पकड़ा गया है, उन लोगों को प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है, ठीक। इन कन्वेंशन में कैद की स्थिति और उसके स्थान की सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें युद्ध बंदियों के श्रम, वित्तीय संसाधनों का जिक्र और राहत और न्यायिक कार्रवाई के संबंध में व्यवस्था की गई है। मैंने कहने का मतलब ये है, तो उनके मान लीजिए श्रम, वित्तीय संसाधन या जो भी ये सब जिक्र है, राहत के बारे में, न्यायिक कार्रवाई भी, मान लीजिए किसी को पकड़ लिए, कैसे उसको न्याय मिलेगा, तो ये सब के संबंध में ये व्यवस्था किया गया है। जिनेवा समझौता में ही व्यवस्था किया गया है, मतलब जिनेवा कन्वेंशन में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इनमें युद्ध बंदियों को बिना देरी के रिहा करने का भी प्रावधान किया गया। मतलब बिना बिना देरी के, ये नहीं कि दो देश में युद्ध हो रहा है तो हम 6 महीने के बाद भेजेंगे, नहीं। मतलब बिना देर किए उस सैनिक को लौटा दीजिए, कुछ नियम और कुछ प्रोटोकॉल के तहत। यहाँ पे देखिए इसमें चौथा चरण देखते हैं। चौथा चरण हुआ था 1949 को, जिनेवा कन्वेंशन। इसमें युद्ध वाले क्षेत्र के साथ साथ वहां के नागरिकों का संरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। यहाँ पे कहने का मतलब युद्ध तो होगा ही होगा, वहाँ के जो नागरिक है उसको संरक्षण भी देना जरूरी है, संरक्षण भी दिया गया, ऐसा भी प्रावधान किया गया। इसमें युद्ध के आसपास के क्षेत्र में भी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब जो युद्ध के क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनके भी अधिकार के जो प्रावधान किया गया, ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पकड़ा गया, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, बचना चाहता है, तो ये नहीं है कि लोग उसको मार ही देगा, वो बचना चाहता है, उसको बचाया भी जाएगा। इसलिए यह सब नियम निकाला गया, जो कि अच्छा ही था। चौथा जिनेवा कन्वेंशन में नियम व कानून 21 अक्टूबर 1950 को लागू किए गए। अभी वर्तमान में क्या हुआ है, तो वर्तमान में जिनेवा कन्वेंशन को मानते हुए देश के सदस्य की संख्या 194 है। माने जिनेवा समझौता कौन कौन से देश मानते हैं, तो 194 गो ऐसे देश हैं जो कि जिनेवा कन्वेंशन या जिनेवा समझौता को मानते हैं। अब जिनेवा समझौता जो मान रहा है ना, तो जिनेवा समझौता के नियमों को पूरा करेगा। अब नियम को पूरा करेगा तो ये बात को जान लीजिए, जब जिनेवा समझौता के नियम को पूरा करेगा तो वो देश है 194 गो, जो पूरा करेगा। अगर दो गो देश के बीच में लड़ाई लग गया तो उस देश के नागरिक या तो पहले से है, नहीं तो युद्ध के दौरान चला गया किसी भी हालात में, तो उसके दूसरे सैनिक को वापस करना जरूरी है। ये सब नियम था इसमें, ठीक ना। तो आप लोगों को जो इसके क्वेश्चन था, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे देखिए आप लोग को जिनेवा समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, यही बताना था आप लोग को। तो जिनेवा समझौता आप लोग को 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ये प्रश्न कोई बार दिया है, बार बार दिया है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल्स जो था बता दिए आप लोग को, लेकिन आप लोग को जो समय से याद रखना है। तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। 24 का आप लोग को सी हो गया। जिनेवा ये जनेऊ है, पंडित जी वाला पहनते हैं जो लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग को जो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है। 25 नंबर देखिए दिया गया है आप लोग को, हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन है। देखिए हुआ आंदोलन, इसको हुआ हाउ आंदोलन भी कहा जाता है, इसको हुआ हाउ आंदोलन कहा जाता है। हम कहते हैं खोआ खाव आंदोलन। कौन आंदोलन? खोआ खाव आंदोलन। ये हुआ हाउ आंदोलन और खोआ खाव आंदोलन भी कहिए आप लोग, लेकिन याद मत रखिएगा। जिसे हम कहते हैं सिर्फ खोआ खाव आंदोलन, लेकिन इसको दो नाम जाना जाता है, हुआ आंदोलन नहीं तो हुआ हाउ आंदोलन। हुआ हाउ आंदोलन कितने लोग बोलते हैं, अब फिर हुआ आंदोलन भी। तो यहाँ जो 25 जो हुआ आंदोलन है, इसके प्रेरणा कौन था? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हुआ हाउ एक वियतनामी बौद्ध धार्मिक आंदोलन था। क्या था? बौद्ध धार्मिक आंदोलन। इसकी शुरुआत वर्ष 1939 में बौद्ध सुधारक हुइंग फुसो ने की थी। तो ये देखिए इसकी शुरुआत, चाहे प्रेरणा देखिए, प्रेरणा कौन कहलाता है? जैसे मान लीजिए मेरे घर एक कार खरीदना है, कार खरीदने के लिए हम बोले कि जान रहे हैं पापा, कार खरीद लेते हैं हम लोग, थोड़ा कहीं पे आने जाने में तकलीफ हो रही है, 2 पहिया से कार से रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आरामदायक रहेगा।
और सेफली कहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो हम मान लीजिए कार खरीदने की प्रेरणा कौन दिए, हम दिए, हम ये बात कहें या हम मैंने खरीदें या हम चालू करवाएं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को हुआ हुआ आंदोलन के प्रेरणा, मैंने ये आंदोलन कौन स्टार्ट करवाया, कौन संभाला, कौन इसका मालिक हुआ, चाहे कौन कहा, तो ये है आप लोग को हुइंग फुसो। कौन है? हुइंग फुसो। तो इसको हुइंग फुसो गौ भी कहता है लोग, इसको हुइन फुसो, लेकिन असली नाम जो है हुइन फुसो। हुइन फुसो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 25 का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन, ये चित्र भी आप लोग सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। ये कब हुआ था? 1939 में, यानी 25 का आंसर आप लोग को हो जाएगा हुइन फुसो। ये कब कहेगा? तो 1939 यानी आप लोग को, चलिए देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पे देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर। अब देखिए खमेर किसे कहते हैं, बहुत लोगों को खमेर ही नहीं पता है। तो देखिए लाल खमेर, तो खमेर के बारे में पहले जानते हैं। खमेर जिसे कंबोडियन या कंपुचियन भी कहा जाता है। अब देखिए कंबोडिया के जो लोग रहता है तो कंबोडियन कहेंगे, या पहले कंपुचियन कहलाता था तो कंपुचियन कहेंगे। तो कंबोडियन या कंपुचियन कहा जाता था। एक जातीय भाषाई समूह का कोई भी सदस्य जो कंबोडिया के अधिकांश आबादी का गठन करता है। खमेर की छोटी संख्या दक्षिण पूर्व थाईलैंड और दक्षिणी वियतनाम के मेकोंग नदी डेल्टा में भी रहती है। तो ये खमेर जो है एक जाति के तौर पे, वियतनाम में एक जाति के तौर पे खमेर जाति है। खमेर जाति है तो उन लोगों को सेना अगर बना दीजिए तो खमेर सेना कहलाएगा। कौन सेना? खमेर सेना। तो 1975 में नरोत्तम सिंहानुक, कौन? नरोत्तम सिंहानुक कि लाल खमेर सेना का गठन किया। मैंने नरोत्तम सिंहानुक, यहाँ की नहीं होगा, ने होगा, तो यहाँ नरोत्तम सिंहानुक ने क्या किया? लाल खमेर सेना का गठन किया। यही है लाल खमेर सेना। ये खमेर लोग हैं, जो जाति हैं ये सब खमेर हैं, और उन्हीं लोग को सेना बना दिया। ये कहा गया ना लाल खमेर सेना। लाल खमेर सेना का गठन कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। किसने किया था? तो नरोत्तम सिंहानुक ने। तो यही दे रहा है आप लोगों को लाल खमेर सेना किसकी, मैंने किसने तैयार की या किसने बनाई या किसने स्थापना की, चाहे किसने गठन किया? तो सिंहानुक की। मतलब जो लाल खमेर सेना थी किसकी थी? तो सिंहानुक की थी। इसको नरोत्तम सिंहानुक भी कहा जाता है। आप लोग को जो 26 का आंसर हो जाएगा, आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 26 कितना अच्छा समझ में भी आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं 27 नंबर। यहाँ पे देखिए 27 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है आप लोग को, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए हो चिन मिन, ये चित्र देखने से मिल रहा है आप लोग को, हो चिन मिन। तो अभी देखिए हो चिन मिन के बारे में डिटेल से जानते हैं। हो चिन मिन है क्या? क्या हो चिन मिन के बारे में? वियतनामी स्वतंत्रता के नेता हो चिन मिन, माने वियतनामी स्वतंत्रता के ये नेता थे, मतलब वियतनाम को स्वतंत्र कराने वाले थे, यही थे हो चिन मिन। इनके आरंभिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है उनका जानकारी हम बताते हैं। उनका मूल नाम निगुएन सिंह कुंग, निगुएन सिंह कुंग था। वे निगुएन थाट थान, यहाँ पे चान हो गया, थान होगा, थान तथा निगुएन आई क्योक के नाम से भी जाने जाते थे। जैसे देखिए अब इतना फेमस आदमी है, नाम भी है इनका अजीब अजीब। जैसे कहने का मतलब बहुत से लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हमको ले लीजिए, हम अगर मामा गांव चले जाते हैं ना, तो देखिए बड़े मामा के घर जाते हैं तो वो लोग राजकमल हमको बोलता है, मेरा नाम वहाँ के राजकमल है, ठीक है। छोटे मामा अपने नाम रखे हैं, वो सब लोग वहाँ पे ओम प्रकाश बोलता है, ठीक। अच्छा, मेरे दादा विद्यानंद बोलते हैं हमको। फिर हमको अगर पूरा मेरा गांव या मार्केट का उच्चारण नाम कहिए तो विद्यासागर है, हमको विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन की दुनिया में भी एसके सर बोलता है लोग, नहीं तो सागर सर बोलता है, नहीं तो विद्या भी बोलता है। मेरे एक पड़ोस के अंकल हैं, हमको सिर्फ विद्या बोलते हैं। अब बताइए हम ही हैं जो कितने नामों से फेमस है, ओम प्रकाश, राजकमल, सागर। ऑनलाइन की दुनिया में भी एसके विद्यासागर सिंह या भी एसके सर या सागर सर, इस तरह से नामों से जाने जाते हैं। तो मान लीजिए ये जो है इनका मूल नाम निगुएन सिंह कुंग था। वे निगुएन थाट थान तथा निगुएन आई क्योक के नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन हो चिन मिन का नाम कैसे पड़ गया? बाद में पड़ा था हो चिन मिन। हो चिन मिन नाम नहीं था इनका, बाद में नाम पड़ा था, हम बताएंगे आप लोगों को। इनका जन्म 19 मई 1890 को मध्य वियतनाम के एक गांव के गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने पेरिस और मॉस्को में शिक्षा ग्रहण की। वाह, देखिए तो ये गरीब परिवार में जन्म लिए और जो शिक्षा ग्रहण किए ये कहाँ किए? पेरिस और मॉस्को में। यानी सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पेरिस गए होंगे, मैंने फ्रांस के अंदर जाके ये शिक्षा ग्रहण किए। पेरिस गए, ठीक ना, मॉस्को गए, ये यहाँ पे जा जाके शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा पूरी करने के पश्चात इन्होंने अपना कुछ समय शिक्षक के रूप में व्यतीत किया।
अब देखिए, अब ये मान लीजिए पढ़ाई तो कर लिए, पढ़ाई करने के बाद कुछ समय बाद ये शिक्षक के रूप में माने अपना जीवन बिताए। बाद में इन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज में नौकरी की। वे मार्क्सवादी विचारधारा से गहरे रूप से प्रभावित थे। माने मार्क्सवादी माने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे ये चलते थे, उनके प्रभावित थे, माने उनसे प्रभावित थे। देखिए, उनका मानना था कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती है। अब देखिए सही बात है ये भी, तो बिना संघर्ष के बिना कोई आज़ादी नहीं मिल सकता है। हालांकि भारत में गांधी जी हैं जो मतलब वो संघर्ष नहीं करने के लिए बोल रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे, लेकिन संघर्ष मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये मानते थे उसी क्रांति के, मैंने ये क्रांतिकारी थे, लड़ने वाले थे, ये लड़ के जितना चाहते थे, ये उन पर विश्वास रखते थे। मतलब ये मानना था इनका कि बिना संघर्ष के, मैंने संघर्ष बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती है। फ्रांस में रहते हुए, अब देखिए ये खुद फ्रांस में है, फ्रांस में रहते हुए 1917 में इन्होंने वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया। फ्रांस में रह रहे थे और वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया, सेना तैयार किया। लेनिन द्वारा कमिंटर्न की स्थापना के बाद, अब ये भी याद रखिए, आप लोग को एग्जाम में देता है, कमिंटर्न का स्थापना आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं, मतलब इससे पहले वाला पाठ है, मैंने 2 पाठ में बताए हैं। तो कमिंटर्न की स्थापना किसने किया? तो लेनिन ने किया था। तो देखिए कमिंटर्न की स्थापना के बाद इसके सदस्य बन गए। इन्होंने लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की। यूरोप, थाईलैंड और चीन में इन्होंने लंबा समय व्यतीत किया। अब देखिए ये शिक्षक भी थे, लंबा समय व्यतीत किया। फिर अब ये जहाज में नौकरी भी किए थे, ठीक ना, नेवी वाला, ठीक। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1925 में किए थे। कब? 1925 में किए थे क्या? तो वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल मैंने वियतनाम को आजाद कराने के लिए, ठीक ना। तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का जो गठन है किसने किया था? तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि हो चिन मिन। कौन? हो चिन मिन। हो चिन मिन का मतलब होता है, मतलब जो होता है हो चिन मिन का, ये इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, आप लोग को अभी बताते हैं। देखिए 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना की। अब रुकिए, अब वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम वहाँ पे, इसे देखिए, इतना हिंदी लग रहा है, यहाँ बोलने से ही पता चल रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, तो सब लोग पूरा विदेश में प्रचलित होगा। लेकिन वहाँ के लोग क्या बोलते थे, वहाँ का भाषा अलग था, वियतनामी भाषा था, तो लोग कहता था वियतनाम कांग सांग देंग, वो लोग ऐसे बोलता था। मैंने उसका पार्टी की स्थापना किया है ना। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थन था। उग्र, उग्र माने मारपीट करने वाला, लड़ाई करने वाला, उग्र, है ना। अच्छा, इस दल का नाम बाद में बदल कर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, ठीक ना। इसी दल के अधीन और हो चिन मिन के नेतृत्व में, इसी दल के अधीन, इसी दल को लेके लड़ रहा था, और हो चिन मिन के नेतृत्व में वियतनाम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1943 में निगुएन सिंह कुंग ने अपना नाम हो चिन मिन रख लिया। अब देखिए निगुएन सिंह कुंग था नाम, निगुएन सिंह कुंग था नाम, ये नाम अपना बदल के हो चिन मिन रख लिए, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है ना, पथ प्रदर्शक। इस समय से वे इसी नाम से प्रसिद्ध है। कौन से नाम? तो ये है आप लोग को हो चिन मिन। हो चिन मिन का जो अर्थ होता है क्या? पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अब हो चिन मिन के बारे में आप बहुत सारा डिटेल जान गए होंगे, यहाँ पे दिया है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानते हैं, ज़्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डिटेल्स आप लोग को हम बता दिए। आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग को तो मन लगा के पढ़ना ही होगा। अब देखिए हो चिन मिन के शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अभी पढ़ के पथ प्रदर्शक, यहाँ से भी पता चल रहा होगा पथ प्रदर्शक में रोड या रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाले, ये टीचर भी थे एक तरह से, रास्ता दिखाने। तो 27 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, सीधा सीधा ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 28 नंबर देख लेते हैं, यही है हो चिन मिन, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, 28 नंबर कह रहा है, देखिए वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। यहाँ पे कह रहा है वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग के स्थापना की। तब किसने किया था? तो ये किया गया था आप लोग को हो चिन मिन के द्वारा। किसके द्वारा? हो चिन मिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हो चिन मिन, हो चिन मिन माने इंडो चाइना यानी हिंद चीन, ये स्थापना किए थे हो चिन मिन किए थे, हो चिन मिन। तो यहाँ पे वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना किए थे हो चिन मिन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 28 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 29 नंबर देख लेते हैं, लेकिन 28 नंबर में कुछ देख लीजिए। हो चिन मिन के नेतृत्व में वियतमिन ने 600 से ज़्यादा जापानी सिपाहियों को ही शामिल किया, जो 1945 तक फ्रांस से लड़े।
हो चिन मिन्ह ने 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की। मैंने देखिए, अब वियतनाम स्वतंत्र कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। 1945 आप लोगों को बताया है, तब वियतनाम स्वतंत्र हुआ था, ठीक ना। तब वियतनामी लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुआ था वहाँ पे, आप लोगों को ऊपर में बताए हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। तो चलिए, जो ये 28 है, 28 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग हो चिन मिन, यही आप लोग को वियत मिन नहीं तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग के स्थापना किया था। 28 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर कह रहा है लियांग किचाओ कौन था। देखिए लियांग किचाओ, यही है लियांग किचाओ। तो लियांग किचाओ कौन था? तो देखिए लियांग किचाओ के बारे में देखते हैं। लियांग किचाओ वेड गाइल्स रोमन करण लियांग ची चाओ, यहाँ पे लियांग किचाओ होगा, यहाँ पे ची लिखा गया। लियांग किचाओ का जन्म 23 फरवरी 1873 सिन्हुई गुआंगडोंग प्रांत चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में। अब चीन में हुआ था तो चीन से ये प्रभावित होकर चीनी की शिक्षा संस्कृति सभ्यता सीखे होंगे। लियांग किचाओ एक चीनी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी थे। माने चीन में रहने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो रहा है, लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था, या चीनी पत्रकार था, या चीनी समाज, चीनी मतलब आप लोग को राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता था। 29 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को चीनी सुधारक, यानी ऑप्शन अब आप लोग को ए हो जाएगा। 29 का आप लोग को ए हो गया। तो चलिए अब हम 30 नंबर देख लेते हैं। अब 30 नंबर यहाँ पे देखिए, 30 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के मैंने समय में हुआ था। देखिए मैंने जब वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुआ था, मैंने वियतनाम में स्वतंत्र हो गया था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग को रिचर्ड निक्सन थे। कौन थे? रिचर्ड निक्सन। यहाँ पे देख लीजिए, यही निक्सन है इनका फोटो। अब यहाँ पे कह रहा है रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे। 20 जनवरी 1969 से 9 अगस्त 1974 के बीच राष्ट्रपति के पद पे ये रहे थे। तो आप लोग को जो रिचर्ड निक्सन है, यानी अमेरिकी मैंने वियतनामी युद्ध के समय समाप्ति हुआ था, तो उस समय अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। 30 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। अब देखिए ये भी आप लोग को जो क्वेश्चन है एकदम सुपर डुपर है। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे? संस्थापक कहने का मतलब आप लोग को होता है स्थापना करने वाला। कौन? स्थापना करने वाला। तो ये है आप लोग को यहाँ हो चिन मिन। यहाँ इनका दाढ़ी अजीब है, बकरी जैसा है। बकरी के जो नहीं होता है यहाँ पे दाढ़ी, मतलब घना होता है, उन्हीं के जैसा देख लीजिए दाढ़ी है। ये है हो चिन मिन है। कौन है? हो चिन मिन है। हो चिन मिन के नेतृत्व में 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कांग सांग देंग की स्थापना की। मतलब यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। उग्र विचारधारा माने हम तो बताए ही हैं आप लोग को। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया या कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो चिन मिन के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्त की। वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्त की। तो अब आप ये बताइए, क्वेश्चन कर रहा था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। अब वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था, चाहे नेतृत्व कौन किया था? तो हो चिन मिन। तो यहाँ चिन मिन है, यहाँ पे हो गायब हो गया है, हो चिन मिन होगा। क्या होगा? हो चिन मिन। तो हो चिन मिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 31 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी माने दुई तान हुई की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए दुई तान हुई की स्थापना जो है किसने किया था, तो यही जानना है आप लोग को। ये है आप लोग को फान बोईचाउ। यहाँ पे ये जो है फान बोईचाउ, यहाँ पे लिखा भी गया है। खैर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा गया है, हमको भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, तो कैमरा में क्या दिखेगा। तो यहाँ फान बोईचाउ क्या है? फान बोईचाउ। अब देखिए रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नहीं तो ये लोग को वियतनामी भाषा में दुई तान हुई कहता है, तो उन लोग अपना भाषा में कहता है दुई तान हुई। अब हम लोग ऐसा ऐसा भाषा बोलेंगे, दुई तान हुई, फुई फुई ठुई ठुई, मन ऐसा करेंगे हम लोग भाषा। हम लोग का भाषा है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। इस तरह से हिंदी चलता है आप लोग को, या इंग्लिश चलता है, या जो भी इस तरह की चलता है। अब दुई तान हुई, ये भैया हम तान चौदर तान के सोई, दुई तान हुई हम ही चौदर तान के सोई ना, तो उस तरह का नाम रखा है दुई तान हुई। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में दुई तान हुई की स्थापना किसने किया था? तो ये फान बोईचाउ। क्या? फान बोईचाउ। अब देख लीजिए फान बोईचाउ, यानी 32 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनके डिटेल्स है, कुछ जानते हैं। फान बोईचाउ, बाहर नाम फान बोईचाउ। फान ये जाएगा तोरा पे कौन हो?
फान बोईचाऊ नाम रखा है गधा कहीं का। इन्हें रहते बिहार में तो फान ही तो लगा पर जिसे फान गियाई सैन फान साउ नाम फान थी हान या हय थू भी हय थू ई कौन नाम है जी हय थू इसका नाम सही में हय थू था। इसका नाम देख लीजिए बकलोला का हय थू नाम रख दिया है हय थू। अरे हाथ ये काय का नाम रखे जी बताइए एकदम खत्मे नाम है सन चुन के कहने के दादा बाप का तो रखत रह नाम कर बकलोल लेखा नाम है हय थू भी था चाहे हय थू भी कहा जाता है। मूल नाम फान वान सैन इसका नाम है कि कबाड़ी का दुकान है। अब देख लीजिए फिर से नाम इसके पढ़ने दीजिए फान बोईचाऊ जिसे फान गियाई सैन फान साउ नाम फान थी हान या हय थू भी कहा जाता है। इस तरह का नाम है बकलोला के। देखिए तो बकलोला के देखिए इसको कितना बेजोड़ बेजोड़ नाम रखा है। अच्छा इसका मूल नाम माने मूल नाम उसका मेन नाम माने सर्टिफिकेट पे नाम फान वान सैन बारे सही में कौन फान जी हसन बिहार में रही थे फान जी हसन फान फान नाम हेजू रखले है फान बोईचाऊ। मेन इसका नाम है मेन जो इसका नाम है मूल नाम फान वान सैन। तो फान फान ज्यादा करबे तो फानी जी हसन तो फिर कहबे फान गुलसन। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ये राष्ट्र क्या थे मैंने फान वान सैन वे एक राष्ट्रवादी थे जिसकी शिक्षा कन्फ्यूशियस माने है ना कन्फ्यूशियन पद्धति से हुई थी। कन्फ्यूशियन पद्धति है जैसे बिहार बोर्ड का कैसे पद्धति है अपना पैटर्न है तो इसका भी पैटर्न है पैटर्न मैंने पद्धति होता है था। इन्होंने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी मैंने दुई तान होई का गठन किया। किसने किसने तब फान बोईचाऊ जना के हाथ में बेजोड़ बेजोड़ नाम है वही सब किया था। दुई तान होई मैंने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के गठन किया था। इस सोसाइटी के नेतृत्व प्रिंस कुआंग दे कहिए या डे करते थे। फान बोईचाऊ को 1905 में योकोहामा में चीनी सुधारक लियांग किचाओ होगा यहाँ पे किविचाओ लिखा गया है मिस्टेक से 1873 से 1929 से मिलने का मौका मिला। ये चीन के ये चीनी सुधारक थे लियांग किचाओ। आप लोगों को लियांग किचाओ के बारे में बताए ना जी लियांग किचाओ चीनी सुधारक थे तो उनसे मिले कौन फान बोईचाऊ मिले ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फान बोईचाऊ जो है यहाँ पे या फान बोईचाऊ का ही या मूल नाम उसका है फान वान सैन। यही आप लोग को रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में दुई तान होई क्या गठन किया या स्थापना किया या संस्थापक है। तो यहाँ पे देखिए रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में दुई तान होई की स्थापना किसने की तो ये फान बोईचाऊ ने यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तब 32 का बी हो गया। चलिए अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों को दिया गया है वियतनाम में अनामी दल का स्थापना किसने की। अनामी दल की स्थापना तो यहाँ पे देखिए वियतनाम है क्या है वियतनाम में अनामी दल के जो स्थापना किए हैं वो कौन है तो वो है आप लोगों को जेंगुएन आई क्या है न्यूगुएन भी कहा जाता है इनको जेंगुएन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यूगुएन आई कहा जाता है क्या न्यूगुएन आई। तो ये न्यूगुएन आई नहीं आई लव न्यूगुएन। आप कहिए कि सर आप इससे प्यार करते तो हाँ भैया जानते हैं क्या है इसका फोटो ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा। न्यूगुएन आई का फोटो नहीं मिलेगा। तो न्यूगुएन आई या जेंगुएन आई भी इनको कहा जाता है। तो वियतनाम में ये क्या किए थे तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किए थे। तो अनामी दल की स्थापना कौन किया था तो जेंगुएन आई या न्यूगुएन आई ने। यानी 33 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम 34 नंबर प्रश्न को दे देते हैं। चलिए यहाँ पे 34 नंबर देखिए फान चूत्रिन किसमें विश्वास रखते थे। तो देखिए फान चूत्रिन जो है ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ये चाहते थे गणतंत्र हो ठीक ना मतलब राजा वाला ना हो गणतंत्रात्मक हो। यानी फान चूत्रिन मतलब देखिए ये जो राजा वाला व्यवस्था में चलता है ना तो मान लीजिए बहुत दिक्कत होता था या मान लीजिए प्रधानमंत्री वाला व्यवस्था में भी राजा रह सकता है प्रधानमंत्री व्यवस्था में लेकिन जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें राजा नहीं रहेगा। तो ये फान चूत्रिन जो है वो किसमें विश्वास रखते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 34 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। तो चलिए यहाँ पे 35 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य स्थापित किया गया। तो अब देखिए तोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था कब हुआ था बताएंगे उद्देश्य क्या है बताएंगे। तो देखिए जैसे आप लोग ये बीबीडी का सिर्फ और सिर्फ बीबीडी का आप लोग देख रहे हैं सोल्यूशन और सोल्यूशन में आप लोग को इतना जानकारी दे रहे हैं लेकिन हम इतिहास का चैप्टर वाइज
पूरा कहानी के जैसा पूरा का पूरा पाठ पढ़ाएंगे आप लोग को, चाहे पढ़ाते हैं, पढ़ा दिए हैं आप लोग को लाइव क्लास में। यहाँ पे इतिहास, भूगोल, साइंस, सोशल साइंस, जो भी संस्कृत, हिंदी, हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। हो सकता है यूट्यूब पे ना मिले, लेकिन लाइव क्लास में आप लोग को बहुत ही परफेक्ट तरीका से मिला है। तो आप लोग को बोल रहे हैं लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, वो भी कम टाइम में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से बच्चा बोल रहा है सर लाइव क्लास में ऐसा क्या खासियत है। देखिए लाइव क्लास आप लोग को 4 घंटा का मिलता है, वहाँ पे कोई ऐड प्रचार नहीं, कोई गाना मस्ती नहीं, सिर्फ पढ़ाई। 4 घंटा का पढ़ाई, 1 घंटा टेस्ट, 5 घंटा हो गया, 7 घंटा आप लोग को घर पे पढ़ने के लिए रूटीन देंगे, 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोग को, ठीक ना। तो आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो अपना नाम, जिला का नाम और बताइएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, 80% रिजल्ट के लिए आप लोग को ज्वाइन करवा दीजिएगा। इसके लिए 300 रुपये प्रति मंथ फी लिया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा राशि है। आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट पेपर, वीडियो, एनिमेशन वीडियो, जैसे युद्ध कैसे हो रहा है, कोई भी युद्ध हुआ है, लड़ाई हुआ है, कैसे हुआ है, कार्टून वाला एनिमेशन वीडियो देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही है, वो चिड़िया का काम कैसे करता है, पंख, हर चीज़ एनिमेशन वीडियो में दिखाया जाएगा कार्टून जैसा, जो कि समझने और जानने में आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। मैथ में आप लोगों को कौन चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग को पिज्जा का आकार, पिज्जा काम कैसे करता है, मतलब जो भी, मतलब बहुत सारा जो भी मैथ में जितना भी जानकारी है, साइंस में, सोशल साइंस में, हर चीज़ आप लोग को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, मेरा लाइव क्लास के माध्यम से मिलेगा, जो कि आप लोग को पढ़ने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है। बेस्ट माध्यम और 2 चीज़ ऐसे है, जैसे यूट्यूब पे आप लोग जैसे बोल नहीं सकते हैं, आप लोग कुछ भी आप लोग को बोलना है तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली बोल के माइक ओपन कीजिएगा, माइक वहाँ पे दिया रहेगा लाइव क्लास में, माइक ओपन करके बोलिएगा तो हम सुनेंगे और आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस तरह का, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर आप लोग को सामने है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न जो है 35 नंबर है। उसके बाद आप लोग का इस वीडियो के बाद जो आप लोग को इतिहास के आएगा वो 4 पाठ आएगा और जल्द ही कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो बस मेरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर का रहा है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य जो है, या मैंने किस उद्देश्य से स्थापना किया गया है। तोंकिन, कहीं पे टोंकिन में देता है टोंकिन फ्री स्कूल। तो ये देखिए स्थापना हुआ था 1907 में। कब हुआ था स्थापना, आप लोग को 1907 में हुआ था, बता देते हैं आप लोग को। देखिए टोंकन है ना, यहाँ टोंकिन होगा। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा, रुकिए, पश्चिमी ढंग की शिक्षा मतलब देखिए वियतनाम के ऊपर राज चला रहा था, वियतनाम में अपना औपनिवेशिक शासन जमाए रखा था फ्रांस, माने फ्रांसीसी व्यवस्था वहाँ पे चल रहा था, माने फ्रांस उसको गुलाम बना लिया था वियतनाम को। तो वियतनाम के अंदर शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि जो राज करेगा शिक्षा भी देगा, लोगों को पढ़ाएगा, लेकिन वो अपना शिक्षा देना चाहता था। फ्रांस अपना देवता देवी की बड़ाई कर रहा था, अपना राष्ट्रवादी चाहे अपना देश के नेता या जो भी क्रांतिकारी सबको बड़ा ही अच्छा मनवाता था। इन लोगों को वियतनाम को बोलता था तुम लोग बुरा है, तुम लोग भगवान बुरे हैं, हई से उसे, भाषा भी अलग, ऐसे मतलब हर चीज़ अपना बारे में वो पढ़ाता था। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो पश्चिमी ढंग की शिक्षा, माने पश्चिमी, वो लोग फ्रांसीसी पश्चिम के हैं, हम लोग पूरब के हैं, माने वो लोग पश्चिमी सभ्यता वाला है, वेस्टर्न कंट्री है ना, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया। 1907 में वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल, यहाँ पे टोंकिन हो जाएगा, टोंकन हो गया, टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। ये कक्षा शाम को लगती थी, कक्षा कब लगता था? शाम को, तथा इनमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं से भी मने होती थी। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग को जो बताइए वियतनाम में जो टोंकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य क्या था, क्यों? तो वो पश्चिमी शिक्षा देना चाहते थे, माने पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वो लोग अपना शिक्षा प्रचार करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए शिक्षा दे रहा था लोग। तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, 35 के जो आंसर है आप लोग को डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप लोग के जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।